सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंस और रैंडम वेरिएबल किया था, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी डिस्कस किया है, जैकोबियन मेथड। लास्ट क्लास में ये कर रहे थे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ जॉइंट मोमेंट, देन कोवेरिएंस, कोरिलेशन, यहां तक हमने डिफाइन किया था। कोवेरिएंस और कोरिलेशन तक टर्म डिफाइन किए थे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, सो ठीक है ना, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड देन हम आएंगे जॉइंट एमजीएफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यूनिकनेस ऑफ एमजीएफ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो। ओके, सो ज्वाइंट पीडीएफ का लिख रहा हूँ एक्स वाई का। सो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई दे रखा आपको। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किए हैं, मतलब सेम पीडीएफ एंड जीरो अदरवाइज। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू वाई, है ना, ये आपने फाइंड किया था। व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, ऑप्शन सी। सो मैं पूरा लिख देता हूँ। पूछ रहा है कोवेरिएंस, ये आपने लास्ट क्लास में फाइंड किया होगा, ई एक्स वाई, ठीक है। कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये बताओ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ये क्या होगा, ऑप्शन डी ई ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, या मैं अगर बात करूं व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वाई, ये बताओ। सो ये क्वेश्चन में आपके पास 4 पार्ट है, यू ट्राई टेल मी द आंसर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज ठीक। So same thing you find here also. So in the first question में आपको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, जिसका ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, ज्वाइंट पीएमएफ गिवन है। अब आपको यूज करके पीडीएफ या पीएमएफ, यू हैव टू फाइंड द सेम थिंग इन द बोथ क्वेश्चन। तो आप ट्राई कीजिए थोड़ी देर, एंड देन मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो आप ट्राई करके बताइए क्या आंसर आएगा।
1/3 कोवेरियंस जोर से बोलो। -1/144, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओके, ये आ गया -1/11। वन अपॉन 18। ओके, उसमें ट्राई कीजिए डिस्क्रीट में।
डिस्क्रीट वाले में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई 2 आ रहा है. ओके ये 2 आ गया. कोवेरिएंस -2. -2. नहीं सर रॉन्ग है. अच्छा 1/4. अच्छा पीएमएफ ओ एक मिनट. हाँ अच्छा वो मैंने खुद से बनाए हैं तो गलत इसलिए हो गया. 1/2 + 6/4. अच्छा तो मैंने ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया. एक्चुअली ऐसा होता ना 1/4 तो ठीक है 1/2 तो ये पीएमएफ एक्चुअली हाँ मैंने गलत लिख दिया है तो यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा. मतलब टोटल सम 1 होना चाहिए ना तो यहाँ सम कितना हो गया 6/4 प्लस है ना 2/4 8/4 2 हो गया ना ये गलती. हाँ तो वो गलती से लिख दिया मैंने 1/8 और 3/8 मुझे लिखना चाहिए था तो वो मेरी गलती है ना. ठीक है तो 1/8 होगा अब ठीक है 1/8 + 1/8 2/8 1/4 3/8 + 3/8 6/8 ठीक है ना. सो 1/4 + 3/4 1 अब सही हो जाएगा. अब ट्राई कीजिए वो मैंने ही गलती कर दिया था तो ओके तो हाँ अब आ जाएगा ये 1/8 ठीक है. -1/. ओके माइनस चलो मैं सॉल्व करता हूँ. आई थिंक सब लोगों ने ट्राई किए होंगे. सो 7/50 ओके 7/64
7/64। चलिए, हालांकि आसान है, मतलब आपको इसका कैलकुलेशन करना है। देखो, आप स्टार्ट करना शुरू करोगे सॉल्व करना, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया आने लगेगा जब सॉल्व करोगे। तो ऐसे देख के लग रहा होगा मुश्किल है। सो चलो डिस्क्रीट वाला पहले करते ही, आसान है। सो देखो, पहले क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अगर मैं ज्वाइंट पीएमएफ को यहाँ लिख दूं, है ना, ये एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है 0 1, वाई की वैल्यू क्या है 0 1। देखो, वो जो ज्वाइंट पीएमएफ लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, वही चीज है। तो x0 y0, तो इस पे 1/8 था, x1 y1 1/8 था, यहाँ 3/8 है, यहाँ 3/8। मतलब जब x 0 है और यहाँ x 1 है, इधर y 0 है ना, यहाँ y 0 है और यहाँ y 1 है। सो y is 0, y is 1। सो ये ज्वाइंट पीएमएफ ही है, दिस इज अ ज्वाइंट पीएमएफ। सो ज्वाइंट पीएमएफ यू कैन राइट दिस वे, और इस तरीके से लिखो, सेम ही चीज है ना। 0 0 1 1 पे 1/8, 1 0 0 1 पे 3/8। अब आपसे क्या पूछा गया, जैसे पहला क्वेश्चन है कि e ऑफ x इंटू वाई, तो सिंपली डिस्क्रीट है ना। तो जैसे a पूछा गया e ऑफ x इंटू वाई, तो आप देखो x y कितने कॉम्बिनेशन है, लाइक तो डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन है x इंटू वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी एट y, ये ज्वाइंट पीएमएफ है। अब डबल समेशन लगा लो, एक x पे एक y पे, जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं। सो सिंपली इफ यू ओपन इट, तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि डबल समेशन, अब x0 y0, तो देखो 0 0 पे मास कितना था, तो 1/8, x0 y1, तो मास कितना है 3/8, फिर x1 y0 मास कितना है 3/8, x1 y1 मास कितना है 1/8। तो बस xy एंड प्रोबेबिलिटी एट दैट x, y, तो यहाँ से 0 + 0 + 0, तो फाइनली ये 1/8 आ गया। जैसे पहले डी पार्ट कर देता हूँ, डी में क्या था, वेरिएंस ऑफ x इंटू वाई। तो आप वेरिएंस का फॉर्मूला पहले ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा e ऑफ x² y² माइनस e ऑफ xy इस पूरे का होल स्क्वायर, जो वेरिएंस का डेफिनेशन है। अभी e ऑफ xy तो हमने अभी कैलकुलेट किया, तो ये 1/8 है। ओके, अब ये भी डायरेक्टली हो जाएगा सेम तरीके से। अगर मैं यहाँ x² y² लिखता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा, यही तो स्क्वायर x² y² एंड सेम थिंग। तो आंसर डिफरेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो सेम ही रहता है। तो मीन्स ये हो गया कि यू विल ऑल्सो गेट द सेम आंसर, मतलब ये e ऑफ xy, तो ये तुम्हारा जैसे आया, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम e ऑफ xy आपका 1/8 आया। सिमिलर वे इफ यू फाइंड e ऑफ x² y² यूजिंग सेम थिंग, तो इसका डेफिनेशन ये होगा, डबल समेशन x² y² प्रोबेबिलिटी एट x, प्रोबेबिलिटी एट y, मतलब ज्वाइंट पीएमएफ। ठीक, अब जो भी समेशन xy के रेस्पेक्ट में ले लो, तो ये भी आंसर 1/8 ही आएगा। तो ये हो गया 1/8 माइनस 1/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/8 माइनस 1/64, तो 64 आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से आंसर आ जाएगा 8 - 1। ठीक, तो ये हो गया 7/64। ठीक है, तो आते हैं सी पार्ट पे। सो ये आ गया ना, वेरिएंस ऑफ x इंटू वाई 7/64 हो गया। अब जैसे कोवेरिएंस पूछा था x y के बीच का, तो ये है e ऑफ x इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई। ठीक है, तो e ऑफ x इंटू वाई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 1/8 माइनस, अब ई एक्स कैलकुलेट करना था, मार्जिनल डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर x का मैं मार्जिनल लिखूं, मार्जिनल पीएमएफ, तो x इज इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी, ये दोनों ऐड हो जाएगी, तो 4/8 1/2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1 पे, ये 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी, ये भी 1/2 आ जाएगी, कितना आ जाएगा ना 4/8, 1/2 ही आ जाएगी। सेम थिंग y पे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो पीएमएफ है यहाँ पे ना, एक्चुअली 1 1 है ना, तो x इज 1, so x is equal to 0 पे मास 1/2, x is equal to 1 पे, तो ex निकालोगे क्या
0 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2, तो ई ऑफ एक्स 1/2 आएगा, ये क्लियर है ना। तो ये 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/8 माइनस 1/4, तो 1/4 मतलब 2/8, तो माइनस 1/8 हो जाएगा। तो ये आपका कोवेरिएंस आ गया। कोरिलेशन चाहिए तो ए, अच्छा ये आई थिंक बी पार्ट था, ये डी पार्ट था, अब सी बच गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई अपॉन, ये तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिख लो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस एक्स, ठीक। तो वेरिएंस एक्स का रूट होगा, सिग्मा वाई क्या है, रूट अंडर वेरिएंस वाई। तो यहां से आपके पास जो आएगा, तो ये तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कोवेरिएंस -1/8। अब अगर मैं सिग्मा मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड कर लो, तो एक्स में क्या होगा, ई एक्स जो आया था 1/2 आया था, ई एक्स स्क्वायर निकालोगे 0 स्क्वायर इंटू 1/2 एंड 1 स्क्वायर इंटू 1/2, तो 1/2 ही रहेगा, फिर भी ई एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो 1/2। तो वेरिएंस एक्स क्या आएगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, लाइक 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 मतलब कितना है 1/4, ठीक। तो 1/4 का रूट कितना हो जाएगा, मतलब समझ रहे मैं कर रहा हूं। तो मैंने फाइंड किया सिग्मा स्क्वायर एक्स, ये 1/4 आया, सिग्मा स्क्वायर वाई भी 1/4 ही आएगा क्योंकि एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो 1/4, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग। तो यहाँ से ठीक है, तो ये आ गया हाफ सिग्मा एक्स हाफ हाफ, तो हाफ 1/4 हो गया, तो ये 1/4, तो ये कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये आ गया, किसी को डाउट है तो पूछिए, ये चारों पार्ट। सिमिलर वे कॉन्टिन्यूअस का होगा, अभी डिस्क्रीट है तो क्या है, समेशन किया, कॉन्टिन्यूअस है इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है जी, किसी को डाउट है, एनीवन हैज डाउट यू कैन आस्क। सो आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। सो ये सारे आंसर करेक्ट आए हैं। सिमिलर वे वी हैव टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, तो सिमिलर है तो चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूं। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है कि आपको जॉइंट दे रखा है x plus y when x between 0 and 1, y between 0 and 1, 0 otherwise, ठीक। एंड आपको क्या करना है, तो आपको जैसे पहला कैलकुलेट करना है e of x into y। so what is definition, so in case of discrete we do summation, in case of continuous we do integration। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है xy into joint pdf of x, y dx dy, ये होगा। सो यहाँ से आ गया डबल इंटीग्रेशन xy जॉइंट पीडीएफ है x प्लस वाई dx dy 0 to 1 0 to 1। ये तो इंटीग्रेट किया होगा आप लोगों ने, इंटीग्रेट कर लो, क्या आंसर आता है जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं, ये आ गया ना 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 मतलब इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है ना। सो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे y को कांस्टेंट अज्यूम करके, हालांकि ये क्वेश्चन हमें लास्ट क्लास में भी किया था, सेम क्वेश्चन सेम ये बात था। एंड देन जो x खत्म हो जाएगा देन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, लिमिट है ना, इंटीग्रेशन सिंपल है। सिमिलरली मुझे अगर वेरिएंस चाहिए तो इन वेरिएंस के लिए मुझे चाहिए x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, सेम जॉइंट पीडीएफ जो कि है x प्लस वाई dx dy 0 to 1 0 to 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, जिसने सॉल्व किया बताओ, इंटीग्रेट किया इसने, इसका वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो 1/6 आएगी, ठीक है। तो यहां से ऐसे ही जैसे मुझे वेरिएंस ऑफ x इंटू वाई चाहिए, तो डेफिनेशन क्लियर है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ई एक्स वाई इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1/6 माइनस 1/9, ठीक। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर लो, कितना 3/54 कैंसिल कर सकते हो, 1/18, तो 1/18 आ गया।
तो ई ऑफ एक्स वाई, सो ये वेरिएंस आ गया। अब आप पूछे कोवेरिएंस, सो कोवेरिएंस के लिए, सो फॉर द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, तो ये है ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ठीक। ई एक्स इंटू वाई आपके पास है 1/3 माइनस ई एक्स, कैसे कैलकुलेट करोगे? द वन वे इज यू कैन फाइंड द मार्जिन ऑफ एक्स एंड बाद में ई एक्स निकालो, डायरेक्टली भी हो जाएगा, एक्स टाइम एक्स प्लस वाई एंड देन एक्स जॉइंट इंटीग्रेशन कर लो। तो जैसे ये किया ना, सेम तरीके, यहाँ ई एक्स होता, सपोज यहाँ एक्स है तो यहाँ जस्ट एक्स आएगा, यहाँ जस्ट एक्स आएगा, सेम तरीके से इंटीग्रेशन होगा, तो आंसर तब भी वही होगा। सो बताओ जिनका आंसर आया, तो ये ई एक्स और ई वाई कितना आता है? सेम ही आएगा ना? 7/12 दोनों का सेम ही आएगा ना? हाँ, मतलब ई एक्स एंड ई वाई बोथ विल बी सेम, बिकॉज अगेन यहाँ भी एक्स एंड वाई आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन आएगा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई का कॉमन होगा एक्चुअली। सो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे बता रहे थे -1/144, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए तो रो से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, दिस इज कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपन वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हमने ऑलरेडी इसमें मीन वेरिएंस फाइंड किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में, और स्टिल किसी को डाउट है, जैसे बीच में कुछ स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ ना, जैसे मैं ये बच्चों से पूछ के बता रहा हूँ, किसी को नहीं आया है तो अगर आप पूछोगे तो मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कैसे आंसर आएगा। तो आपको सीखना है तो आपको पूछना पड़ेगा, तो मतलब मैं मान रहा हूँ कि आप सब कर लोगे सॉल्व। तो जिनको भी बीच में अगर गैप है, जैसे मैं जहाँ पे स्टेप छोड़ रहा हूँ, तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा ना इस तरीके से। सो ठीक है, ऐसा कोवेरिएंस हमने फाइंड किया, तो कोवेरिएंस इज -1/144, और क्या आता है? सो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, मतलब चलो सिग्मा एक्स कितना आएगा जो लोगों ने कैलकुलेट किए हैं? मतलब ईच का आएगा √11/12। अच्छा एक मिनट, मतलब टोटल क्या लिखूं? प्रोडक्ट बता रहे हो तुम, टोटल अच्छा ये आ जाएगा फाइनल। तो मतलब ये है कि √11/12 विदाउट रूट, और ये √11/12, मतलब कहने मतलब ये आप कैलकुलेट करो तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे मेनली जो मैंने छोड़ा है ई एक्स और ई वाई, ये दोनों का आंसर जो आएगा 7/12 आएगा। वेरिएंस एक्स, वेरिएंस वाई, सो इन दोनों का आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों की वैल्यू जो आएगी आपकी वो 11/144 आएगी, है ना, इस तरह से। तो कैंसिल कर लो 144, तो -1/11 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और किसी को इसमें क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। सो ये कोवेरिएंस है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और इस मीन वेरिएंस पे क्वेश्चन था। तो आगे हम लोग थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। सर जी सर, अभी जो मैथ जो बताया प्रॉब्लम, उसको कोवेरिएंस थोड़ा सर बता दीजिए ना। जी जी, कोवेरिएंस, x into एक्सप्रेशन y का। हाँ कोवेरिएंस किसमें? कॉन्टिन्यूअस में। कोवेरिएंस x, y, इसका फॉर्मूला तो पता है ना, e ऑफ x इंटू वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई, राइट। अब ये तो मैंने कैलकुलेट किया था अभी। सो कॉन्टिन्यूअस से बात कर रहे हो ना, तो e ऑफ एक्स वाई तो मैंने कैलकुलेट किया, कितना आया? 1/3, यही रहेगा ना फाइंड करना, ठीक है। कोवेरिएंस जो पूछ रहे हो, तो ये तो 1/3। अब ये कैसे आएगा? तो मार्जिनल निकाल लो ना, देखो। सो हाउ टू फाइंड मार्जिनल? सो यहां से क्या करो, पहले आप मार्जिनल फाइंड करो इसका। सर जैसे जॉइंट पीडीएफ से मार्जिनल फाइंड करते हैं वैसे ना फाइंड करेंगे? यस यस, बाद में दोनों का इनटू कर देंगे सर। हाँ हाँ, जैसे मार्जिनल निकालोगे तो ये जो आपका जॉइंट है x प्लस वाई,
इसको इंटीग्रेट करोगे y के रेस्पेक्ट में, y की लिमिट यहाँ 0 से 1 है, तो y की लिमिट 0 से 1 है, इसको इंटीग्रेट कर लो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो कितना आता है, x प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा 0 to 1। ये मार्जिनल पीडीएफ आ गया आपका x का। इसको इंटीग्रेट करो जस्ट, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट है x जैसे, उसके ऐसा करो, ये आ जाएगा। अब ex आप कैसे निकालोगे, ex x टाइम जो पीडीएफ है x का, x प्लस 1/2 dx 0 से 1। अब आप ये इंटीग्रेट करके देखो तो आपको x इंटू, है ना, ex क्या होता है, x इंटू पीडीएफ ऑफ x, तो x इंटू पीडीएफ ऑफ x dx, तो उसको आप इंटीग्रेट करो 0 to 1, तो 0 to 1 इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आपका आंसर यही कैलकुलेट होके आ जाएगा 7/12। और सेम तरीके से y का होगा, क्योंकि यहाँ पे xy को इंटरचेंज कर दोगे तो पीडीएफ चेंज हो नहीं रहा, मतलब इसको बोलते हैं एक्सचेंजेबल रैंडम वेरिएबल। तो एक्सचेंज करने पे भी सेम जॉइंट पीडीएफ है, तो इसका मतलब है कि xy एक्चुअली श्योरली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये चीज है। क्योंकि तो वैसे ही आप y का मार्जिनल फाइंड करोगे तो यही आएगा y प्लस 1/2, फिर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालोगे, सेम आंसर आएगा। ठीक है जी सचिन? जी सर। हाँ सर मैं पूछ रहा था सर, वहाँ पर आप बोले ना सर x प्लस y है, उसको चेंज करेंगे तो उसका सर चेंज नहीं होगा सर। अगर x प्लस अगर 2x प्लस y होता तब तो सर अलग होता ना, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, अगर 2x प्लस y होता तो y का अलग आता, फिर x का अलग आता मार्जिनल। यस जी सर। यहाँ पे xy इंटरचेंज करने पे सेम ही रह रहा है, इसलिए मैं बोला डायरेक्टली सेम ही y का भी आएगा। अगर अलग अलग होता तो उस केस में फिर अलग अलग निकालने पड़ते मुझे, x का मार्जिनल निकाला, ऐसे में y का भी मार्जिनल फाइंड करता, सेम तरीके से फिर मैं कैलकुलेट करता। आप सही कह रहे हैं। ओके तो ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। चलो तो आगे थ्योरी में क्या है, सो पर थ्योरी देख लेते हैं, फिर पीवाईक्यू करेंगे डिस्कशन। असाइनमेंट्स तो बहुत सारे हैं, आप ट्राई करो। तो या कोई भी बुक पर्टिकुलर एक बुक कर सकते हो चाहो तो, मतलब एग्जांपल समझने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, तो हमने भी ये कोवेरिएंस कोरिलेशन में एक क्वेश्चन लिखा है जस्ट। अभी क्या, ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चलो तो ज्वाइंट एमजीएफ डिफाइन करना, इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूनिकनेस ऑफ एमजीएफ, इट्स एप्लीकेशन। देखो तो जैसे वन वेरिएबल में जब हम एमजीएफ डिफाइन कर रहे थे, पूरा नाम है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए हमने जब डिफाइन किया था कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, देन mgf of x is defined as, सो इसका नोटेशन है ये, क्या डेफिनेशन है mgf of x का, सिंगल रैंडम वेरिएबल का mgf क्या होता है जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। तो ये जस्ट आपका एक डेफिनेशन है। अब यहाँ पे t जो है, t मस्ट बिलोंग टू सम इंटरवल कंटेनिंग 0, है ना, तो यहाँ जो mgf के डोमेन में 0 हमेशा होगा। ठीक है, तो 0 मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ mgf ऑफ एवरी रैंडम वेरिएबल। कोई भी रैंडम वेरिएबल है तो उसका mgf 0 पे डिफाइंड होगा ही, मतलब वन वेरिएबल में तो 0 पे डिफाइंड होगा ही, t को 0 रखने पे। तो यहाँ आप देखते होंगे लिखा रहता है t बिलोंग्स टू अ सेट कंटेनिंग 0, कंटेनिंग 0, मतलब जो भी t जो भी आता है, कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा दिस फॉर h मोर देन 0, या तो ऐसा लिखा होगा कि मॉड h शुड बी लेस देन h, जहां h मोर देन 0 है। तो ये इसलिए होता है, और रिमार्क ये है यहाँ पे कि mgf की वैल्यू 0 रखने पे क्या आंसर आती है, तो ये हमेशा 1 आएगी, चाहे किसी भी रैंडम वेरिएबल का mgf हो, t को 0 रखने पे आंसर 1 आएगी हमेशा। अगर कोई ऐसा होता है कि 1 नहीं आता है तो मतलब वो mgf है ही नहीं। अगर t को 0 रखा 1 नहीं आया तो दैट इज नॉट mgf। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि लाइक इफ mxt is moment generating function of x, then
द वैल्यू एट 0 विल बी 1। इसी का अगर मैं इसी स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखूं तो वो ये होता है कि इफ mx0 is not 1 then mxt is not mgf of x, है ना। और इस स्टेटमेंट पे जैम 2022 में एक क्वेश्चन आया था, 5 नंबर क्वेश्चन है, आप चेक करेंगे जैम 2022 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया। 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है कौन सा एमजीएफ नहीं है, ये नहीं पूछा कौन सा है, उसने पूछा कौन सा नहीं है, एक ऑप्शन। तो देखो बाकी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में क्या हो रहा है, 0 रखने 1 आ रहा होगा, एक में टी को 0 रखने पे 1 नहीं आएगा, तो मतलब वो एमजीएफ नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी बात ये बता रहा हूं कि mxt जो है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो मैं सीधा लिखता हूं डिफरेंशिएबल एट 0, है ना। सो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है, तुम्हें पता है कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो ऑब्वियसली mxt इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, मतलब ये हमेशा होगा, ये बता रहा हूं मैं, तो ये होगा ही। mgf किसी भी रैंडम वेरिएबल का हो, सो दैट विल बी continuous and differentiable at 0. So mgf of any random variable must be continuous and differentiable at 0. इसलिए कई बार आप देखते हैं ऐसा mgf होता है जहां पे t को 0 रखने पे 0/0 का फॉर्म आता है। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म 0,1, तो यूनिफॉर्म 0,1 का कोई बताओ mgf क्या होता है? हाँ, अब यहाँ पे t को आप एग्जैक्टली 0 रखेंगे तो आपका आंसर 0/0 के फॉर्म का आएगा, तो आपको लगेगा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फाइनाइट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप उसको क्या करना है, उस केस में t टेंड्स टू 0 लेना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 पे, तो इसकी लिमिट 0 पे और इसकी वैल्यू 0 पे इक्वल होगी बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो उस जब कभी ऐसा mgf हो जहां पे 0 पे mgf आपको लगे डिफाइन नहीं है या 0/0 फॉर्म आ रहा है या इन्फिनिटी आ रहा है कई केस में, तो आप वहां t टेंड्स टू 0 लगाओ, तो वो जो नंबर आएगा वही वैल्यू है mgf at t is equal to 0। ओके, तो इसमें और क्या है, और आप जानते हैं इसका नाम mgf है, तो हमने ये भी देखा हुआ है कि लाइक अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, mgf को डिफरेंशिएट करो r टाइम, फॉर एग्जांपल है ना dtr, सो डिफरेंशिएटिंग mgf r टाइम एंड देन पुटिंग t is equal to 0, तो ये किसका इक्वल आएगा जी, सो ये rth मोमेंट के इक्वल आएगा e of x raised to power r, चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। सो mgf को जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे एंड देन t को 0 रख दो, तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो ex आंसर देगा वो mgf, 2 बार डिफरेंशिएट किया ex स्क्वायर देगा। ठीक है, तो ये सब मैं स्टोरी बता रहा हूँ वन वेरिएबल में, जब मैं पहले पढ़ा चुका वन वेरिएबल, जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। फिर अगला क्या होता है, ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि mgf uniquely determined distribution and every distribution has unique mgf, है ना, if it exists। ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी है, इसलिए एग्जाम में क्या होता है, कई बार mgf गिवन होता है और आपको खुद डिसाइड करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि एक mgf किसी 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल का mgf नहीं हो सकता। सो वन mgf विल करस्पॉन्ड टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैव यूनिक mgf अगर एग्जिस्ट करता है तो। जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जहां एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे mgf एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सो ये प्रॉपर्टी है। सो ये वन वेरिएबल में ये रिजल्ट्स हमने पढ़े थे। नाउ वी हैव टू स्टडी द सेम थिंग इन 2 वेरिएबल केस। अब हमें ज्वाइंट के केस में सेम स्टडी करनी है, तो ठीक है जी। तो ये वन वेरिएबल केस में हमने देखा, बाकी इसका डेफिनेशन बताइए। एक्सपेक्टेशन अगर डिस्क्रीट हुआ तो समेशन e की पावर tx इंटू pmf, है ना। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं अगर, तो जो ये डेफिनेशन है कि अगर x डिस्क्रीट है तो ये mxt जो होगा दिस इज समेशन e की पावर tx प्रोबेबिलिटी एट x, जो भी x का सपोर्ट है उसके हिसाब से। अगर x कॉन्टिन्यूअस है,
continuous random variable, so then mxt is integration e की पावर tx into pdf of x dx. सो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना. सो ये हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअली, दोनों हमने क्या किया, इसी को ओपन किया है. तो इसको आप ओपन करेंगे डिस्क्रीट में तो ऐसा बनेगा, आप इसको ओपन करेंगे कॉन्टिन्यूअस में तो ऐसा होगा. सो ये डेफिनेशन हो गया, है ना. अब आते हैं टू वेरिएबल के केस में. दिस इज एमजीएफ इन केस ऑफ यूनिवेरिएट रैंडम, है ना, यूनिवेरिएट केस, सिंगल रैंडम वेरिएबल केस में. जॉइंट में सर तो यूनिफॉर्म 01 का सम यूनिफॉर्म 02 होता है क्या? नहीं, स्केल तो सर आप स्केल के इंडिपेंडेंट या बोथ सब जो प्रॉपर्टी लाइन है वो वो स्केल मतलब होता है कांस्टेंट ऐड करो या कांस्टेंट से डिवाइड करो, रैंडम वेरिएबल ऐड करके नहीं. अगर x यूनिफॉर्म 01 है तो x प्लस कांस्टेंट k मान लो, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन k प्लस 1 हो जाएगा यूनिफॉर्म. तो कांस्टेंट लोकेशन या स्केल चेंज कर सकते हो. लोकेशन का मतलब किसी रैंडम वेरिएबल में किसी कांस्टेंट को ऐड कर दो तो उतना शिफ्ट हो जाएगा वो उसका रेंज, तो उसमें यूनिफॉर्म हो जाएगा. किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो वो उसका रेंज उस तरह से श्रिंक हो जाएगा या एक्सपैंड हो जाएगा. तो उस केस में उसी इंटरवल पे यूनिफॉर्म रहेगा. तो लोकेशन स्केल चेंज करने पे रहता है. टू यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का सम यूनिफॉर्म नहीं होता, वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आता है. तो अच्छा, ये प्रूव किया जा सकता है जो क्लेम आपने कहा, तो वो आप चेक भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि mgf ऑफ x1, ठीक है ना, ये अगर फाइंड करेंगे तो अगर वो इंडिपेंडेंट है, x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, तो ये आ जाएगा mx at t, mx1 at t and mx2 at t. so mgf of t मतलब x1 into दिस प्रोडक्ट हो जाएगा. तो आप चेक करेंगे तो जैसे मान लो अगर आप मल्टीप्लाई करते तो मैं मान लेता हूँ x1 x2 दोनों यूनिफॉर्म 01 है, तो उसका mgf आएगा e की पावर t अपॉन कितना, एक मिनट, -1 अपॉन t इंटू 1 माइनस 0. हाँ, तो मतलब t हो गया. एंड सेम थिंग, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम ही चीज तो आएगी दोनों की. अब आप देखो, अगर ये यूनिफॉर्म बना रहा होता तो इसका mgf यूनिफॉर्म जैसा होता. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x1 प्लस x2 कैन नॉट बी यूनिफॉर्म, अदरवाइज यूनिफॉर्म जैसा दिखता है इसका mgf, क्योंकि यूनिकली डिटरमिन करता है. तो यहाँ से मतलब इफ एंड ओनली इफ केस है कि mg, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये वाला mgf यूनिफॉर्म का नहीं है. तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि x1 x2 आर नॉट यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म 01 है, x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, यूनिफॉर्म 01, तो x1 प्लस x2 इज नॉट यूनिफॉर्म 01 या नॉट यूनिफॉर्म 02. अगर यूनिफॉर्म 02 होता तो क्या रहा होता है, e की पावर 2t माइनस 1 अपॉन फिर क्या t टाइम 2 माइनस 0, 2t आ जाता. तो इस तरीके से ठीक है. तो ज्वाइंट केस में आते हैं. सो ज्वाइंट mgf है ना, ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. सो अब हमारे पास मोर देन वन रैंडम वेरिएबल होगा. सो मोर देन वन रैंडम वेरिएबल है. सो लेट x, y बी अ रैंडम वेक्टर, ठीक है, डिस्क्रीट क्वांटिटी कोई भी हो. सो रैंडम वेक्टर है. सो ज्वाइंट mgf, ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x y is defined as m of x, y t1, t2, ठीक है. सो m ऑफ x, y t1, t2 ये नोटेशन है. वहां पे सिंगल रैंडम वेरिएबल था तो mxt लिख रहे थे. अब टू रैंडम वेरिएबल x, y है तो वेरिएबल यहाँ पे 2 है. और इसका क्या डेफिनेशन होगा पता तो है आप लोगों को, बताइए. एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या लिखेंगे, जैसे ये वन वेरिएबल था e की पावर tx, तो टू वेरिएबल में क्या होगा, e की पावर प्लस t2y, ठीक है ना. तो ये इस तरह से है. सो t1 टाइम x, t2 टाइम y. यहां भी सेम थिंग है. सो वेयर दिस t1, t2 बिलोंग्स टू अ सेट, मान लो s, है ना, वेयर दिस बिलोंग्स टू s, s इसका डोमेन है, या बोल दो d बोल दो, मान लो
तो डोमेन को डी बोल देता हूं. दिस बिलोंग टू सेट डी. सो डी मस्ट कंटेन एंड डी मस्ट कंटेन ओरिजिन. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगेन ये जो ज्वाइंट एमजीएफ है दैट विल बी डिफाइंड एट 0 0. कॉन्टिन्यूअस होगा 0 0 पे, इस तरह डिफरेंशिएबल भी होगा 0 0 पे. तो जो भी वन वेरिएबल की प्रॉपर्टी है वो यहां भी ट्रू है. ठीक है. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट एमजीएफ. मान लो जैसे अगर मैं आगे लिखूं कि पहला पॉइंट ऐसे अगर है कि इफ x, y इज डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, तो उस केस में जो आपका MGF होगा T1, T2 दैट इज द डबल समेशन. ठीक है, डबल समेशन. और ये आ जाएगा e रेज टू पावर T1x प्लस T2y एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y. मतलब क्या करना है, एक्सपेक्टेशन तो निकालना था ना. तो एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं, द फंक्शन इनटू जॉइंट PMF. तो इस तरह से जो भी x का सपोर्ट है अब उस सपोर्ट पे, तो ऐसा आ जाएगा. एंड अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा है कि इफ x, y इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो m ऑफ x, y एट T1, T2. सो अगेन आपने यहाँ पे डबल समेशन लिया बिकॉज डिस्क्रीट था. कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल केस में इंटीग्रेशन e की पावर T1x प्लस T2y, यहाँ ज्वाइंट PDF आ जाएगा. और यहाँ इंटीग्रेशन है तो dx dy. जो भी x का रेंज है उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा. सो ठीक है. सो ये आपके पास है. ये तो डेफिनेशन हो गया हाउ टू, है ना, सिंप्लीफाई. कोई ज्वाइंट PMF दे रखा है तो यू कैन कैलकुलेट. ज्वाइंट PF दे रखा है यू कैन कैलकुलेट. एग्जांपल देख के देख लेते. देखो जैसे मैं पिछला क्वेश्चन ही लिखता हूं तो आप ट्राई करके देखो. चलो जैसे ये आप नोट करो डेफिनेशन, हम कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे. ठीक है. देखो सेम क्वेश्चन में आप फाइंड करके देखो. तो पहला क्वेश्चन ये है कि ज्वाइंट PDF ऑफ x, y इज, तो आपको दे रखा है f ऑफ xy x, y. सेम PDF में लिख रहा हूं. सो ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ xy, है ना, जिसका नोटेशन है mx, y T1, T2, है ना. सो ये क्या आएगा आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर. ट्राई करके देखिए. सो डेफिनेशन अभी लिखा मैंने, आप ट्राई कीजिए फिर मैं करता हूँ सॉल्व. सो ज्वाइंट MGF फाइंड करना आपको इस रैंडम वेरिएबल के लिए. सेम थिंग सेकेंड क्वेश्चन जो मैं लिखा था उस समय कि ज्वाइंट PMF ऑफ x, y b, तो वैसे या तो लिख लो बॉक्स में या so 1/8 when xy belongs to ठीक है. तो 1/8 जब ऐसा होगा और 3/8 जब ऐसा होगा,
ज्वाइंट है ये स्मॉल लेटर या कैपिटल, यहाँ कैपिटल लिख दिया स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट एमजीएफ ऑफ एक्स वाई, जिसको सेम नोटेशन है, क्या आएगा आपको बताना है। तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए, बताइए क्या आएगा।
मुश्किल है क्या? चलो ट्राई करते हैं। मुझे तो ये आसान है, पहले इसका ट्राई कर लेते हैं। देखो सो क्या होगा, डेफिनेशन क्या है, समेशन, डेफिनेशन लिखा था ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर, या अलग से कैलकुलेट करो। हाँ सर इसका आंसर सर इसके का e टू द पावर t1 plus t2 by 2 t1 plus t2 by 2। सर होल बट नीचे से नीचे। अच्छा 1/2 ऐसा, यस सर। ओके। बाकी लोग यही आ रहा है, चेक कीजिए। चलो मैं अगले पेज पे ट्राई करता हूँ, पहले सेकेंड क्वेश्चन का। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या, फिर से मैं अगर पीएमएफ इस तरीके से लिखूं तो 0 1 वैल्यू है, 0 1 वैल्यू है, तो 0 0 पे तो ज्वाइंट एमजीएफ लिखेंगे। तो डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर t1x प्लस t2y। तो इसको अगर आप एक्सपैंड करो, तो इसको मैं अगर एक्सपैंड करूं, है ना, तो इक्वल टू क्या होगा, डबल समेशन ई की पावर t1x प्लस t2y, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y। ये हो गया डेफिनेशन, जो भी x का सपोर्ट है, x 0 से 1, y 0 से 1, ओके। अब इसको आप ओपन करो तो देखो क्या आएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो mxy t1 कॉमा t2। तो आप क्या करो, जहां जहां x दिख रहा है, अभी मैं एक बार क्या है 0 0 0 4 पॉइंट है ना मेरे पास, वी हैव 4 पॉइंट्स। तो x0 y0 क्या होगा, तो x0 y0, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 है ना, 0 ही हो जाएगा, तो 1 हो जाएगी ये, और इनटू प्रोबेबिलिटी एट 0 0, चेक करो 1/8। तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया तुमने। फिर x को 0 y को 1, तो x को 0 और y को 1 रखो, तो क्या होगा, जहां जहां x 0 है, x को 0 y को 1, तो x को 0, तो ये e की पावर t2 रहेगी, एंड x को 0 y को 1, तो x 0 है y 1 है, 3/8 प्लस, अब x को 1 y को 0, तो समेशन की वजह से प्लस लग रहा है बीच में, है ना। सो e रेज़ टू पावर t1 इनटू प्रोबेबिलिटी 3/8 एंड प्लस, अब लास्ट जो होगा कि x को 1 y को 1, तो x1 y1, तो e की पावर x को 1 y को 1, तो e रेज़ टू पावर t1 प्लस t2 इनटू, अब 1 1, तो x1 y1 1/8। तो चेक करो ये आंसर आएगा, है ना। सो दिस इज द आंसर एक्चुअली, 1/8 3/8 e की पावर t2 प्लस 3/8 e रेज़ टू पावर t1, तो इसको पहले भी लिख सकते हो आप, प्लस 1/8 e रेज़ टू पावर t1 प्लस t2। चेक करो ये आंसर है, ओके। सो देखो कहाँ गलती हुई। सो t1 कॉमा t2, जस्ट एक्सपेक्टेशन, ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन फाइंड करना था समहाउ, मतलब इसमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों हैं। सो ये आंसर हो गया आपके सेकेंड क्वेश्चन का। सर एक बार और एक्सप्लेन कर, यहाँ पे सर फर्स्ट में 1 into 1/8, यहाँ पे 1 कैसे कंसीडर, वहाँ हम 0 ले लिए थे सर। हाँ देखो, ये तूने यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 लेना, प्रोबेबिलिटी तो ये है ना, ये तो 1/8 होगी या 3/8 या 3/8 या 1/8, यही तो प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे इसकी वैल्यू आप क्या करो, x को 0 y को 0 रखो, तो e की पावर 0 प्लस 0 e की पावर 0 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 y बराबर 0, x 0 है एंड y 0 है, तो जब x 0 और y 0, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 1/8। अब चेक कीजिए, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1/8, तो ये 1/8 हो गया यहाँ पे, प्लस अगला केस, अब जब x को 0 y को 1, मतलब 4 बॉक्स है ना, x0 y0 x0 y1 x1 y0 x1 y1, या अगर यहाँ सोचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 पॉइंट पे, फिर 1 1 पॉइंट पे, ऐसे कर लो, तो 1 0 पे 0 0 पे, तो 4 पॉइंट है तुम्हारे पास। सो 4 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पुट करो, तो जब x को 0 0 रखोगे तो ये प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी, x को 1 0 रखोगे आप तो ये प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, x को 0 1 रखोगे x y को तो ये 3/8, 1 1 रखोगे 1/8, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो
ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, तो ये गलत है। अब चेक करो, फिर डाउट पूछो, अगर कुछ क्वेरी है तो पूछो। तो इसका आंसर आया 1/8 3/8 e की पावर t1 3/8 e की पावर t2 प्लस 1/8 e रेज़ टू पावर t1 प्लस t2। दिस इज द mgf ऑफ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछूं मैं कि व्हाट इज द एम ऑफ एक्स वाई एट 0,t2, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट जहां जहां t1 है ना उसको 0 पुट कर दो, तो क्या होगा, मतलब इसमें थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये हम आगे देख सकते हैं हालांकि, चलो इसको आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करना है, सेम थिंग। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, देखो, तो इसको सॉल्व करूंगा। क्या आया, बोलिए, e रेज़ टू पावर, हाँ जस्ट इतना ही, ठीक है, चेक करते हैं, आइए ट्राई करते हैं। सो ज्वाइंट पीडीएफ मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। सो एम ऑफ एक्स वाई, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, t1, t2। सो डेफिनेशन इज एक्सपेक्टेशन e रेज़ टू पावर t1x प्लस t2y। सो नाउ यू हैव टू ओपन द एक्सपेक्टेशन। तो आपने देखा था फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, जी एक्स वाई का मीन क्या होगा, तो दिस इज द फंक्शन इटसेल्फ इनटू जॉइंट पीडीएफ, ये डेफिनेशन है, ठीक। अब सपोर्ट क्या है, तो 0 to 1 0 to 1 है आपका क्वेश्चन में। सो 0 to 1 0 to 1, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं आप, t1x इंटू ई रेज़ टू पावर t2y, यहाँ तो प्रॉब्लम है नहीं। और ये है आपके पास x प्लस वाई dx dy। नाउ यू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, अज्यूमिंग y इज अ कांस्टेंट। तो चलो पहले तो क्या करता हूं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा और इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा, ये बाहर आ जाएगा, इसमें x नहीं है ना कहीं भी, पहले मुझे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यू कैन कीप दिस आउटसाइड। अब इसको ओपन करो तो 0 to 1, थोड़ा इंटीग्रेशन हो सकता है, टाइम टेकिंग हो। सो 0 to 1 e रेज़ टू पावर t2y बाहर हो गया, 0 to 1 x प्लस y है, तो इसको ओपन कर लो, x e की पावर t1x प्लस y e की पावर t1x dx, अब बाद में है dy। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, ध्यान दो अब क्या किया मैंने, इस वाले टर्म को बाहर भेज दिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा, x तो है नहीं। अब इस वाली चीज इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू एक्स दिस इंटू वाई, तो दिस इंटू एक्स दिस इंटू वाई, देखो ये आया। अब इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, अब जो आंसर आएगा इसका वो बाद में y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। कहीं डाउट हो तो क्वेश्चन पूछो आप। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, सो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां कैसे इंटीग्रेट होगा, बाई पार्ट से, बाई पार्ट लगाने पड़ेंगे, और ये तो चलो ऐसे ही हो जाएगा। सो 0 1 e की पावर t2 टाइम y। अब मैं पहले इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो बाई पार्ट से बताओ कोई इसका क्या आया, बाद में लिमिट पुट करेंगे, पहले बाई पार्ट लगा लो। तो क्या करते हो बाई पार्ट में, आई लेट, तो ई तो सबसे एंड में आता है, तो x को आपने बाहर रखा होगा पहले, है ना, x को बाहर रखेंगे, फिर e की पावर t1x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t1x किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में, तो अपॉन t1 होगा, माइनस इंटीग्रेशन, फिर जिसको आपने बाहर रखा है x को उसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन t1x अपॉन t1 dx। अब इसको फिर से मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो एक और t1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो फाइनल हो जाएगा e की पावर t1x अपॉन t1 स्क्वायर। चेक करो, तो ये मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया बाई पार्ट से।
प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हुआ, u इंटू वी पता है ना, तो u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और बाद में फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y एज इट इज e की पावर t1x अपॉन t1, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, एंड लिमिट हेयर यू हैव टू टेक 0 to 1, बाद में dy है। तो देखो ये वाला चीज, ये जो है इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया और ये हमने ये आया मेरे पास, बाकी एज इट इज। सो अब क्या करना है, x की लिमिट 0 to 1 है, तो x की जगह अपर लिमिट 1 माइनस 0, सो 0 to 1 e की पावर t2y। सो आप क्या करो, x जहां जहां 1 रखो पहले, तो e की पावर t1 अपॉन t1 माइनस e की पावर t1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस y e की पावर t1 अपॉन t1, ये तो हो गया 1 रखने पे। अब जहां जहां x है 0 रखो, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, एंड माइनस कर रहे हैं तो प्लस 1 बाई t1 रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा y बाई t1। चेक करो, सो दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया मैंने, आई थिंक यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो t1 स्क्वायर होगा ना, ये t1 स्क्वायर है, ठीक है, और dy, अब फिर से इंटीग्रेट करो इसको y के रेस्पेक्ट में। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो गया ना, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ना घर पे क्या हो तो बच्चा छोड़ देता है ना कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन है फिर हो ही नहीं रहा। तो जब कोई क्वेश्चन आपको लगे कि हो जाएगा तो सॉल्व करके कंफर्म कर दो कि हाँ सच में आप कर सकते हो, मतलब आंसर फाइंड करके देख लो, तो एंजाइटी ना रहे कि होगा कि नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना कि आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है इस तरह क्वेश्चंस। सो अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई वाई दिख रहा है हर जगह, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप चाहो तो। क्या करूं, वाई वाले टर्म को ले आओ, बाकी तो ऐसे ही है। कर लो इंटीग्रेशन आगे, देखो तो 0 to 1 मैं इसको या ऐसा करता हूँ, y वाले टर्म ही तो इम्पोर्टेंट, यहाँ y तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही रखो, e की पावर t1 अगर मैं कॉमन भी ले लूँ इसमें से, ये रहने दो अभी, e की पावर t1 अपॉन t1 माइनस e की पावर t1 अपॉन t1 स्क्वायर, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो e की पावर t2y आगे प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो y e की पावर t1 है और e की पावर t2y अपॉन में t1 है, सेम थिंग वहां पे है। तो इंटीग्रेट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा नहीं, मतलब इंटीग्रेट किया जा सकता है बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टर्म्स बहुत ज़्यादा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आगे तो इसको मैं इसके साथ लिया होता, इसको और इसको साथ में लिख लेते ना, तो अगर मैं साथ में लिख देता हूँ तो यहाँ पे आता है ये प्लस 1 बाई t1 स्क्वायर, मतलब 1 2 3, ये टर्म बिना y वाला है ना तो एक साथ लिख दिया, एंड और इसको मल्टीप्लाई करो e की पावर t2y, ये हो गया। आगे जो y वाले टर्म्स हैं, ये दोनों y वाले टर्म्स हैं, तो प्लस y बाहर कर लो, y e की पावर t2y, इसको मल्टीप्लाई करो y बाहर करके, तो बचा क्या, देखो तो इस तरह से इंटीग्रेशन होगा। पहले इसको मैंने 1 2 3 इन तीनों टर्म को एक साथ रखा और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों टर्म में मैंने y कॉमन निकाले, तो बचा 1 e के पावर t बाई t1 माइनस 1 बाई t1, और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन तो आसान है, बस यहाँ पे y है, यहाँ फिर से आपको बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा, एंड बाई पार्ट यूज करके आंसर आएगा। तो क्या जिसने आंसर बताया क्या आपने ऐसे ही किए थे, कॉम्प्लिकेट होगा, तो आई थिंक ये आंसर तो नहीं आएगा, ये आएगा एंड में, है ना,
कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन ऐसे मैं जहाँ से लिखा हूँ देखता हूँ उसमें किया है क्या। सर हाँ सर अगर ये आईआईटी है और दोनों एक्स का भी वैल्यू 0.7 है और वाई का भी 0.7 है, तब तो ये दोनों इक्वल क्यों हुआ? एक्स की जगह वाई है, वाई की जगह एक्स नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब ये आईआईडी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है तो इक्वल नहीं है ना। रेंज भी तो दोनों का सेम ही है ना, तब तो हाँ रेंज सेम है, लेकिन जैसे 0 से 1 x का इंटीग्रेशन 0 से 1 y का इंटीग्रेशन, तो वो दोनों अलग अलग आंसर देगा। और आप पुट कर दोगे x y को x स्क्वायर लिख दो आप, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दोगे 0 से 1 में तो कुछ और आ जाएगा, तो इक्वल नहीं आएगा। इसने सॉल्व किया है क्या, मैं चेक करता हूँ। तो ज्वाइंट एनजीएफ कैलकुलेट तो नहीं किया अभी, इसमें नहीं किया है। इसका कैलकुलेट किया है, इसमें नहीं किया शायद। तो आगे थोड़ा कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो। सो आपको कैलकुलेशन कर सकते हो ना, आपको करके देखना पड़ेगा। एनीवे तो आगे अब क्या है कि जस्ट कैलकुलेशन है कि अब मुझे क्या करना है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, केयरफुली कैलकुलेशन करो तो आंसर आ जाएगा। तो उससे आपका आंसर आएगा। आप इसको इंटीग्रेट करो और इसको भी इंटीग्रेट करो, बाद में 0 to 1 है तब तो कुछ वही T1 T2 में कुछ कॉम्बिनेशन आएगा, तो चेक करना जो भी आएगा तो वो आंसर होगा। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ आसान सा है तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ दूसरा, लिखो एक दूसरा सा लिख देता हूँ। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें अगर ज्वाइंट एमजीएफ पूछा है आपसे, सर इसमें पीवाईक्यू का क्वेश्चन करवाइए ना इस पे। अच्छा पीवाईक्यू देखें, तो पीवाईक्यू में कैलकुलेट करने का नहीं, पहले थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ, रुको फिर पीवाईक्यू कराता हूँ, क्योंकि पूरा थ्योरी नहीं हुआ ना, मुझे बस डेफिनेशन बताया है, अभी प्रॉपर्टीज बताना बाकी है। पीवाईक्यू सारे होंगे, डोंट वरी, पीवाईक्यू भी तो करेंगे, करना तो है ही। So the question is, कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं है क्या, आसान सा, वो तो मैं अपनी मर्जी से लिख दिया था लेकिन वो लेंदी हो गया है ना। तो कोई आसान सा ज्वाइंट पीडीएफ बताओ जिसमें आसानी से आंसर आ जाए। कोई कांस्टेंट वैल्यू वाला लेंगे। हाँ उस तरह से कोई फंक्शन ले लो ना जहाँ आसानी से आ जाए। x y बराबर 2 है सर और रेंज 0। अच्छा ये क्वेश्चन में लिख देता हूँ, रुको बुक से ही देख लेते हैं।
बुक में टॉपिक ढूंढना भी ना बहुत कहाँ पे है पता नहीं, तो इस तरह से होता है कि ये लोग कोई एग्जांपल जहाँ पर दिए नहीं, वीकर वर्दी वालों ने भी ना कोई एग्जांपल कराया नहीं है इसमें, सीधा एक्सरसाइज में लिख दिया है। तो हाँ, इसने कोई एग्जांपल दिया ही नहीं एक्चुअली, इसमें एग्जांपल नहीं दिया है। मैं लिखता हूँ, दिखा दो मुझे कहीं पे। तो देखो आई थिंक ये था, देखो इसको ट्राई करो, f of x y x comma y e की पावर माइनस y 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन क्या होगा ये, इन्फिनिटी 1 होगा। पहले चेक करो ये पीडीएफ है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, पीडीएफ होगा ये, ज्वाइंट पीडीएफ है ये, बने हो ज्वाइंट पीडीएफ होगा, चेक करो जरा। हाँ हो जाएगा ना, चलो इसको, इसका एमजीएफ निकालो, ज्वाइंट एमजीएफ। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है, इन्फिनिटी लेते हैं, चलो आप ट्राई करो। আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প দুয়ারে সরকার অনুষ্ঠিত হবে কালবাড়িয়া হাই স্কুলে সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত। তাই যারা এখনো পর্যন্ত এই প্রকল্পগুলো সংগ্রহ করতে পারেননি বা সংগ্রহ করেননি, আপনারা আগামীকাল এই দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে চলে আসুন সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টের মধ্যে। 33 এবং 35 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সেখানে থাকবে এবং মাননীয় জওহরলাল পাল মহাশয় নিজে সেখানে উপস্থিত থেকে আপনাদের যা যা সহযোগিতা করবার সেগুলো করবেন। তাই আপনাদের সকলকে 33 এবং 35 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবং মাননীয় জওহরলাল পাল মহাশয়ের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে আগামীকাল সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত দুয়ারে সরকার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে তালবাড়িয়া হাই স্কুলে। যারা এই প্রকল্পগুলির লাভ এখন নিতে পারেননি বা নেননি, যারা आया आंसर इसका? देखो तो यहाँ पे क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन, डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन तो वही है, एक्सपेक्टेशन e की पावर t1x
प्लस T2y, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर देगा डबल इंटीग्रेशन e की पावर T1x प्लस T2y इंटू ज्वाइंट PDF dx dy। तो x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करो, तो x की लिमिट है 0 टू y और y की लिमिट 0 से इंफिनिटी। चेक कीजिए। सो क्या किया, x की हमने dx dy लिखा, सो दिस फंक्शन इनटू ज्वाइंट PDF लिमिट ऑफ x 0 टू y, x खत्म हो गया, y की लिमिट 0 टू इंफिनिटी, तो y की लिमिट 0 से इंफिनिटी। सो अब जस्ट इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है। देखो तो इसमें क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट इंटीग्रेट, तो e की पावर T1x बस इसी का तो इंटीग्रेट होगा ना, तो बाकी को बाहर भेज दो, मतलब e की पावर -y और e की पावर T2y, इन दोनों को बाहर रखो, 0 टू y e की पावर T1x dx, ये साथ में जो आंसर आएगा उसका dy होगा। मतलब इसमें x का फंक्शन कहाँ है, जस्ट यहाँ पे ही है, सो यही जस्ट इंटीग्रेट होगा, x की पावर T1x है ना, e की पावर T1x, उसी को बस इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां से जो आंसर आएंगे, वैसे उसको ठीक से लिख सकते हो तुम, तो ये हो जाएगा T2 माइनस 1 टाइम y, उसको रहने दो। अभी इसको इंटीग्रेट T1x है ना, तो e की पावर T1x है, सो T1x अपॉन T1, यही होगा, चेक कर लो, 0 टू y dy, सो 0 से इंफिनिटी e की पावर T2 माइनस 1 इंटू y, अब यहाँ y रख देंगे, तो e की पावर T1y माइनस e की पावर 0 अपॉन T1 dy, इस तरीके से है। মাননীয় জওহরলাল পাল মহাশয় নিজে সেখানে উপস্থিত থেকে আপনাদের যা যা সহযোগিতা করবার সেগুলো করবেন, তাই আপনাদের সকলকে 33 এবং 35 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল देखो ठीक है ना, तो क्या किया मैंने यहाँ पे, जस्ट T1 बाहर, तो e की पावर ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो T1 प्लस T2 माइनस 1y माइनस e की पावर T2 माइनस 1y, ठीक है, तो ये आ गया। सो यहां से आ जाएगा 1/T1। अब ये इंटीग्रेशन तो आसान है, तो e की पावर T1 प्लस T2 माइनस 1 इंटू y अपॉन T1 प्लस T2 माइनस 1 माइनस e की पावर T2 माइनस 1 टाइम्स y अपॉन T2 माइनस 1, और इसकी लिमिट है 0 से इंफिनिटी, ठीक है, इंटीग्रेट हो गया। अब आप क्या करो एक बार, सो वंस यू पुट इंफिनिटी, सो देखो अब क्या होगा, जब आप इंफिनिटी रखोगे तो e की पावर T1 प्लस T2 माइनस 1 इंटू इंफिनिटी। अब बताओ T1 प्लस T2 माइनस 1 इंटू इंफिनिटी, ये फाइनाइट क्वांटिटी कब आंसर आ सकती है इसका, इस वाले टर्म से, यस। तो जब t है ना, तो आप देखते होंगे रेस्ट्रिक्शन लिखा रहता है MGF में कि t लेस देन हाफ, कई बार लिखा होगा है ना इस तरीके से, तो यहाँ भी वही रेस्ट्रिक्शन आएगा कि ये क्वांटिटी अगर T1 प्लस T2 माइनस 1 पॉजिटिव हुआ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, तो MGF डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। T1 प्लस T2 लेस, मतलब T1 प्लस T2 माइनस 1 नेगेटिव हो जाए, मतलब T1 प्लस T2 लेस देन 1 हो जाए, तब आपका ये फाइनाइट आंसर देगा, जीरो आंसर देगा एक्चुअली। तो जब आप पुट करेंगे तो पहला टर्म जीरो, अगेन यहाँ भी T2 माइनस 1 हैज टू बी नेगेटिव टू गेट फाइनाइट आंसर, तो माइनस 0, तो अपर लिमिट पुट किया इसमें, 0 माइनस 0 आया, माइनस, अब लोअर लिमिट, तो 0 रख देंगे तो 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन T1 प्लस T2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन
T2 माइनस 1 और बाहर ऑलरेडी 1/T1 था, बाहर 1/T1 ऑलरेडी था। सो बाहर ऑलरेडी 1/T1 है, तो यहां से क्या आएगा, ठीक। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आंसर आएगा। तो ये कब हुआ है, रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया हमने, रेस्ट्रिक्शन यहाँ यूज किया है T1 प्लस T2 हैज टू बी लेस देन 1 एंड T2 हैज टू बी लेस देन 1। तो आप देखेंगे इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लिखा रहता है राइट साइड, जब कहीं फंक्शन लिखा होगा तो लिखा होगा फॉर दिस, तो ये इस तरह का रेस्ट्रिक्शन होता है जहाँ फाइनाइट है, अदरवाइज इनफाइनाइट आ जाएगी। सो इक्वल टू इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है डिफरेंस लोगे ना, तो ये T1 बचेगा, T1 कैंसिल हो जाएगा। सो T1 प्लस T2 माइनस 1 नहीं 1 माइनस T1 प्लस T2 आएगा। चेक करो, सिंप्लीफाई करो जरा। सो ये आपका ठीक है, मतलब ऐसे तो ये आ जाएगा, लेकिन चूंकि वो लेस देन 1 लिया हुआ है आपने, तो इसको ठीक करने के लिए हम लिखेंगे 1/1 माइनस T1 माइनस T2 इंटू 1 माइनस T2। तो ये फाइनल आंसर है हमारा। तो ज्वाइंट एमजीएफ जो हम फाइंड कर रहे थे, दिस इज आवर ज्वाइंट एमजीएफ, ठीक है। सो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वाला हमारा ज्वाइंट एमजीएफ आएगा। दोनों बात तो एक ही है सर। हाँ एक ही है, लेकिन हम करते क्या जनरली वो लिखते हैं कि जो लार्जर नंबर है वो पहले लिखते हैं। तो T1 प्लस T2 तो लेस देन 1 है ना, तो इसलिए हमने इस टर्म को पॉजिटिव दिखाने के लिए पॉजिटिव इसलिए ऐसा लिखा है, तो सेम ही चीज है। चलिए, तो ये तो हमारा आ गया ज्वाइंट एमजीएफ। थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, टाइम है ना। हाँ, सो अभी हमने ज्वाइंट एमजीएफ डिफाइन किया है और फिर हमने 2-3 क्वेश्चन किए अभी। अब प्रॉपर्टीज क्या है, तो जैसे वन वेरिएबल में आप जहां ध्यान दो, तो अभी मैंने लिखा था कि ज्वाइंट एमजीएफ ऑफ XY एट T1, T2 है ना। सो ये जो है ओके, सो यहां पे क्या हमारे पास दिस, ये डेफिनेशन था E ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ E की पावर T1x प्लस T2y, ये पावर में ही है। अब मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं ऐसा करूं कि चलो T1 के मतलब T2 के प्लेस पे 0 रख देता हूं, सो हम क्या कर रहे हैं, T2 के प्लेस पे 0, यहां पे T2 के प्लेस पे 0 रखिए, तो क्या बचेगा, एक्सपेक्टेशन E की पावर T1x, और ये किसके इक्वल है, सो दिस इज mx एट T1। सो मतलब आपको ज्वाइंट एमजीएफ से मार्जिनल एमजीएफ कैसे फाइंड करना है, सो है ना, हाउ टू गेट मार्जिनल एमजीएफ फ्रॉम ज्वाइंट एमजीएफ, ये क्वेश्चन है। तो उसका सिंपल आंसर है कि सेकेंड वेरिएबल को 0 रख दो, तो पहले वेरिएबल का एमजीएफ आ जाएगा। अगेन सिमिलरली 0, T2, तो ये आ गया एक्सपेक्टेशन E की पावर T2y, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा दैट है ना, तो आपको दिख रहा है क्या है, T2y, तो दिस इज एमजीएफ ऑफ y एट T2, तो ये मार्जिनल आ गया। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने एग्जांपल के थ्रू। सो जैसे पिछला क्वेश्चन जो था, ये ओके है, देख लो एक बारी। सो इसको बोलेंगे मार्जिनल एमजीएफ ऑफ x, है ना। ये क्या था, ये ज्वाइंट एमजीएफ था, ठीक है ना। दिस वाज ज्वाइंट एमजीएफ ऑफ XY, ये क्या है, मार्जिनल एमजीएफ ऑफ x, दिस इज मार्जिनल एमजीएफ ऑफ y, ठीक है। इस तरीके से ऐसा है। सो ज्वाइंट एमजीएफ क्या है मेरे पास, सो ज्वाइंट एमजीएफ ऑफ XY एट T1 T2, सो ये आ गया हमारे पास कि
हमने एक क्वेश्चन जो लिखा था उसमें आया था 1 माइनस T1 माइनस T2 एंड 1 माइनस T2, यही था जब T1 प्लस T2 लेस देन 1 एंड T2 लेस देन 1 ऑब्वियसली, ठीक है। सो ठीक है, अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ x एट t, या मान लो चलो T1 लिख देता हूं, तो क्या आंसर आएगा? सो यू विल राइट इट ज्वाइंट T1 एट T2 को 0 रख दोगे, इसमें सेकेंड वेरिएबल को 0 रख दो, तो क्या मिलेगा? 1 मिनट, हमने T2 को 0 रखा ना, तो T1, ठीक। और यहां से अगर पूछे आपसे ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x देन, अब यहां से बताओ कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ये MGF देख के बताओ। यस, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल 1, क्योंकि MGF यूनिकली डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां से एक्सपोनेंशियल 1 हो गया। सिमिलरली My एट T2, तो मतलब MXY T1 को 0 रख दोगे आप, तो ये हो गया। अब T1 के प्लेस पे 0 रखोगे, सो 1/1 माइनस T2 का होल स्क्वायर आएगा। नाउ टेल मी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। यस, सो ये होगा गामा अल्फा 2 है, बीटा 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस T2 की पावर है ना, ये इस तरह से, सो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, ठीक है। सो कई बार क्या है, ज्वाइंट दे दिया आपसे, हालांकि ये वाला MGF जैम में आ चुका है, अभी जैम 2022 में आप चेक करोगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, मतलब यही वाला MGF है 2022 में, और उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आप चेक करेंगे पता चलेगा। तो सर प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें जो MGF दे रखा है ना, आपने जो ऊपर लिख रखा है, हाँ, तो बच रहा है इस वाले में जॉइंट में, ज्वाइंट में T1 बच रहा है, कहाँ? अरे नहीं, वो ऊपर से कट गया था। नहीं वो कट गया होगा, देखो यहाँ T1 था ना एक्स्ट्रा, एक मिनट, ये T1 बाहर था ना, ये वाला T1 बाहर था, ये बाहर है ना एक, ओके सर, ओके। हाँ ये बाहर जो है, तो ये बाहर T1 है, तो यहाँ T1 है, तो ये कैंसिल कर देगा एक्चुअल, आप इसको कैलकुलेशन करो, LCM लेंगे तो वो T1 कैंसिल कर देगा, ठीक है। ऐसे आपने ध्यान दिया, अच्छी बात है। तो ओके, तो अभी हमारे पास ये मतलब मार्जिनल निकल आएगा, ठीक है ना। हमने क्या देखा था, अब देखो जैसे माना बोलूं मैं कि जो ज्वाइंट PDF था XY का, तो ये हमारे पास था कि e की पावर माइनस वाई, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन इंफिनिटी, 0 अदरवाइज। सो आप ज्वाइंट PDF से भी मार्जिन PDF निकाल सकते हैं, तो मैंने ज्वाइंट से ज्वाइंट MGF निकाल लिया, MGF से मेरे पास ये आ गया, तो यहां से मैं x का डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकता हूं। सो fx ऑफ x MGF देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि e की पावर माइनस x मोर देन 0, 0 अदरवाइज। अगर मैं y का लिखना चाहूँ तो यहाँ से y का डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकता हूँ, है ना। अगर y का मार्जिनल मुझे लिखना होगा तो यहाँ से मैं y का मार्जिनल लिख सकता हूँ, है ना, 1 गामा अल्फा, ठीक है। सो बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर अल्फा माइनस 1, e की पावर माइनस बीटा x मोर देन 0, ठीक है। और गामा 2 तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको हटा दो, तो इसको हटा दो, तो मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये y का, अच्छा y के टर्म में लिख दूं, y e की पावर माइनस y, y मोर देन 0, 0 अदरवाइज, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से ज्वाइंट PDF भी आ गया, जो पढ़ी तो लाइक MGF दे रखा है, मार्जिन ले गया, मार्जिन से यहाँ आ गया, ये चीज है। तो ये जैसे एक प्रॉपर्टी देखा हमने कि हाउ टू फाइंड मार्जिनल फ्रॉम ज्वाइंट MGF स्पेशली। ओके, हाउ टू फाइंड मोमेंट्स, है ना, तो हाउ टू फाइंड ज्वाइंट मोमेंट फ्रॉम ज्वाइंट MGF, ठीक है।
अब ज्वाइंट एमजीएफ से ज्वाइंट मोमेंट कैसे आएगा? तो जैसे हम लोग वन वेरिएबल में जानते हैं कि लाइक जो एमजीएफ एक्स का है उसको आप जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, टी को 0 पुट करोगे तो उतना मोमेंट मिलेगा. लाइक वन टाइम डिफरेंशिएट करो, व्हेन यू पुट टी इज इक्वल टू 0 इट विल गिव यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. टू टाइम डिफरेंशिएट करो, टी को 0 पुट करो, ये जाएगा EX². तो सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे अगर काम करोगे, ज्वाइंट एमजीएफ है जैसे x, y, t1, t2. सो ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यू विल डिफरेंशिएट पार्शियली. सो मान लो इसको मैं अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ t1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और बाद में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे t1 एंड t2 दोनों को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है ना. तो मुझे क्या आंसर देगा? हाँ, सो ये t1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस किया तो x मिलेगा आपको. अगेन इसी को मैं अगर कॉपी करूं एंड when you differentiate it with respect to t2 same thing. तो अब क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? e of y, ठीक है, e of y मिलेगा आपको. अब अगर आपने डिफरेंशिएट किया इसको जैसे ट्वाइस del 2 del t1 del t2, पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसको t1 एंड t2 दोनों के रेस्पेक्ट में, एंड यू पुट t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या आंसर देगा? तो ये e ऑफ x इंटू y देगा आपको. y जितनी बार आप t1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे x का मोमेंट उतना होगा, जितनी बार आप t2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे y का मोमेंट उतना होगा. इस तरह से. तो इन जनरल अगर मैं लिखूं, सो इन जनरल इफ आई राइट, सो लाइक डेल m प्लस n del t1 with m टाइम एंड t2 का डेरिवेटिव n टाइम, t2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव n टाइम, ठीक है, mxy. इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड देन वी विल पुट t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 बोथ 0, और इक्वल टू 0 पे डिफाइन ना हो तो टेंस टू 0 लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक. सो ये क्या आंसर देगा? क्या आएगा? है ना. तो यहाँ t1 पे m है ना, तो x की पावर m और y की पावर n ये आएगी आपके पास, ठीक है. सो दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन डू विद दिस एग्जांपल. सो एक बार चेक कर लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ. जैसे हाँ, ये एक्चुअली एमजीएफ, यस, जैसे आगे मैं लिखूंगा कि ये जो एमजीएफ फंक्शन है सेम थिंग. तो जो रिमार्क है लाइक वन वेरिएबल के जो केस था, तो mxy 0 0, सो ये भी हमेशा आंसर 1 देगा. और ये जो mgf है, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इनफैक्ट डिफरेंशिएबल भी होगा. जी जी.
ठीक है। अभी देखो इसमें एग्जांपल लिखता हूँ, देखो ये प्रॉपर्टी लिख रहा था, इसमें एग्जांपल लिखता हूँ। सो तीसरा जो ये ज्वाइंट एमजीएफ होगा ये 0 0 पर डिफरेंशिएबल भी होगा। एंड और क्या प्रॉपर्टीज था वहां पे, यूनिकली यहां भी वो थ्योरम है, सेम थ्योरम यहां भी होगा कि जो ज्वाइंट एमजीएफ है दिस यूनिकली डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन देखो आपके एग्जाम में कौन सा एमजीएफ आएगा जहां आपको डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना है, मैं लिख रहा हूं यूनिकली डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके एग्जाम में एमजीएफ वो वाला पहचानना है जिसका नाम सिलेबस में लिखा है, जैसे सिंगल वेरिएबल में जैसे यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, काई स्क्वायर, है ना, पॉइजन, बाइनोमियल। तो ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल नोन है, जो सिलेबस में इसका नाम यूज किया है, तो उसके एमजीएफ आपको याद होने चाहिए। यूनिवेरिएट में, बाईवेरिएट में दो ही डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड, वहां स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एक पैराग्राफ है। अभी आगे हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, अभी अगला आएगा, मतलब आप लोग अभी जो सिलेबस कर रहे हो क्या है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पैराग्राफ क्या है सिलेबस का, स्टैंडर्ड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड मल्टीनोमियल में दो ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, बाईवेरिएट नॉर्मल और एक मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मल्टीनोमियल जो बाइनोमियल का जनरलाइजेशन है, बाइनोमियल फिर आएगा ट्राइनोमियल, फोर्थ नोमियल, फिफ्थ नोमियल, तो उसी को मल्टीनोमियल बोल दिया। तो बाइनोमियल का चलता है, यही दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये जैसे बोल रहा हूँ कि ज्वाइंट एमजीएफ डिटरमिन यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिकली, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो बाईवेरिएट नॉर्मल का ज्वाइंट एमजीएफ क्या है और मल्टीनोमियल का ज्वाइंट एमजीएफ क्या है, ये दो याद रखना है। तो सिलेबस में वो एमजीएफ देगा तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि लाइक दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीनोमियल और बाईवेरिएट नॉर्मल। बाकी ज्वाइंट का आएगा तो आपको वो पहचानना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में नाम लिखा वो याद रखना है आपको। तो जैसे ये यूनिकली डिटरमिन करेगा, सो स्पेशली जो बाईवेरिएट नॉर्मल और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आगे मैं कराऊंगा अभी, तो उसको याद रखना है, ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू, कन्वर्स इन द सेंस ये है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एवरी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिक एमजीएफ, यूनिक एमजीएफ इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो, मतलब एवरी एमजीएफ करेस्पॉन्ड टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन और एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिक एमजीएफ अगर एग्जिस्ट करता है तो सेम थ्योरम वन वेरिएबल में भी ट्रू था, यहां भी ट्रू है एक्चुअली। ओके, मैं ये इस पे कुछ एग्जांपल बताता हूँ। ये जो पीछे लिखा था ना, इस पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अभी जो पिछला क्वेश्चन लिखा था मैंने, तो जैसे हमने आपको ज्वाइंट पीडीएफ लिख के दिया, e की पावर माइनस वाई, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन इंफिनिटी, 0 अदरवाइज, ठीक। सो अब यहां से भी चाहे तो e ऑफ x इंटू वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, e ऑफ x कैलकुलेट कर सकते हैं, e ऑफ y कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी इसका mgf फाइंड किया है, ज्वाइंट mgf। सो हम लोग ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट पीडीएफ को यूज करके ये सब फाइंड कर सकते हैं, लाइक e ऑफ x स्क्वायर y, ये भी फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, इसका ज्वाइंट एमजीएफ निकाला है, तो वो हमारे पास आया है 1/1 माइनस t1 माइनस t2 एंड 1 माइनस t2, ये आया था। अब क्या करते हैं, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं t1 के रेस्पेक्ट में, ठीक, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं t1 के रेस्पेक्ट में। ओके, सो t1 के रेस्पेक्ट में, t2 कांस्टेंट है, तो 1/1 माइनस t2 एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, एंड देन इसका डेरिवेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव किया मैंने, तो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने t1 के रेस्पेक्ट में। सो t1 मतलब t2 एज अ कांस्टेंट है, तो t2 एज अ कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो वो बाहर गेट टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पे t1 है, तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे t1 के रेस्पेक्ट में, कोएफिशिएंट -1 है, सो दैट विल मेक इट पॉजिटिव। ओके, अब आप क्या करो, t1 t2 0 पुट कर दो। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेल अपॉन डेल t1 m t1 t2, इसमें अब इस क्वांटिटी में मैंने t1 को 0 रखना है एंड t2 को भी 0 रखना है। सो रखिए क्या आंसर आएगा, t1 t2 दोनों 0 पुट कर दो, तो क्या आंसर आएगा,
1। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि ये जो EX की वैल्यू है, आप चाहे तो यहां से कैलकुलेट कर लो 1 आएगी, अगर यहां से भी आप कैलकुलेट करोगे तो 1 ही आएगी। तो मतलब ये इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको T2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होता या अब कर दो तो T2 में प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा ना, दो वेरिएबल मतलब दो प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे और यहाँ फिर से एक कैलकुलेशन है ना। सो सेम थिंग मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको T1 के बजाय T2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ एंड देन T1 T0, तो ये EY जो भी आंसर आएगा वो EY होगा। T1 T2 दोनों के रेस्पेक्ट में एक एक बार डिफरेंशिएट करें, फिर जो आंसर आएगा तो EXY आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे सो del 2 del T1 del T2 मान लो ऐसा है MXY T1, T2, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मुझे है ना इसको डिफरेंशिएट करना होगा फिर T2 के रेस्पेक्ट में, T1 के रेस्पेक्ट में किया था, तो फिर से आप प्रोडक्ट रूल और थोड़ा कैलकुलेशन लेंगे, बट ट्राई कर सकते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, T1 T2 को 0 पुट करेंगे तो मुझे E of XY मिलेगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई कर सकते हैं किसी भी, है ना। सो इस तरीके से निकालो मोमेंट, तभी आंसर वही आएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर वही आएगा, है ना। सो ये इसका एप्लीकेशन है, यूज है। सो ये तो क्या जॉइंट MGF मेनली। ठीक है, तो टाइम भी खत्म हो रहा है ना। तो अब इसमें क्या लिखा था ज्वाइंट MGF में, अरे इसमें क्या था, ज्वाइंट MGF इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज वही हो गया कि मोमेंट कैसे फाइंड करना है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे T1 के रेस्पेक्ट में तो EX मिलेगा, T2 के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे EY मिलेगा, T1 T2 दोनों के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो EXY मिलेगा। आपने ट्वाइस डिफरेंशिएट किया T1 के रेस्पेक्ट में, मान लो थ्राइस डिफरेंशिएट किया T2 के रेस्पेक्ट में, तो EX² इनटू E of X² इनटू Y³ इस तरह से मिलेगा। सो ये है आगे यूनिकनेस ऑफ जॉइंट MGF, इट्स एप्लीकेशन वही है कि लाइक कोई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूनिकनेस। जैसे डिस्क्रीट में तो इजीली पता चल जाता है। जैसे मैं अगर ऐसा लिखूं, देखो जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखता कि एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अच्छा मैंने लिखा भी था ना अभी, जैसे मान लो अभी मैंने कैलकुलेट किया था कि लाइक मान लो ऐसा 1/8 e की पावर T1, 1/8 e की पावर T2, 3/8 e की पावर T1 प्लस T2, मान लो ये लिखा मैंने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ देन फाइंड प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज मोर देन, या मैं ऐसा पूछ लूँ आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x मोर देन y, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। बताओ जरा, कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? सो सिंपल क्या है, ये डिस्क्रीट का है तो आपको देखना है डिस्क्रीट में कैसा फॉर्म रहता है। तो क्या होता है e की पावर T1x इंटू e की पावर T2y और आगे प्रोबेबिलिटी एट xy ज्वाइन। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ e की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ x, y का पेयर लिख रहा हूँ और यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। सो x y है। सो यहाँ पे e की पावर क्या है, कुछ नहीं है ना, तो 0 0, इस पे प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। यहाँ T1 के कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट देखना आपको T1 T2 का क्या है, तो T1 का कोएफिशिएंट 1 है, T2 है ही नहीं क्योंकि कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, तो 1 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इन द सिमिलर वे 1 वेरिएबल में ऐसे क्वेश्चन किया था हमने, इन द सिमिलर वे 0 1 है, ठीक है।
अच्छा अभी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 नहीं आ रहा टोटल? अच्छा तो 1 उसको 1 बनाते हैं क्योंकि वो मैंने फिर अपनी मर्जी से लिखा है। तो मान लो कहीं पे मैं 3/8 यही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0 1 यहाँ पे T1 का कोएफिशिएंट 0 है, T2 का कोएफिशिएंट 1 है। सो 0 1 इस पे प्रोबेबिलिटी 3/8 और 1 1 1 1 क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ T1 का कोएफिशिएंट 1, T2 का कोएफिशिएंट 1, तो ये हो गया 1 1, इस पे प्रोबेबिलिटी है 3/8। तो ये ज्वाइंट पीएमएफ तभी होगा जब सम 1 आना चाहिए, है ना। तो ये आ गया ज्वाइंट पीएमएफ। अब पूछा हमसे, हाँ ये वैलिडिटी हुआ तो जैसे अगर वो मार्जिन ऑफ वाई निकाले तो आ जाएगा अच्छा आ जाएगा। यहाँ से ज्वाइंट मिल गया तो मार्जिन भी आ जाएगा अब तो, है ना। अगर मैं मार्जिन निकालूं x p x तो हो जाएगा x की वैल्यू 0 या 1 है, तो x 0 देखो कहाँ है यहाँ पे, तो 1/8 प्लस 3/8 कितना 1/2। x1 कहाँ है, x1 यहाँ है, x1 1/8 3/8 1/2, ये आ गया x का मार्जिनल। y का मार्जिनल आप निकाल सकते हो क्योंकि ज्वाइंट पता है तो मार्जिन तो आ ही जाएगा। तो यहाँ से फिर आपका मार्जिन आ जाएगा y का कि y0 कहाँ है, तो y0 यहाँ है, तो ये वाला 2/8 होगा, 0 पे 1/4 होगा और y की वैल्यू जब 1 है तो 3/4 होगा, इस तरीके से। तो ये आ गया। ऐसे पूछा था x मोर देन y, तो इसका क्या मतलब है कि आपको देखना है कि कौन कौन सा पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन कौन सा पेयर है जहां x मोर देन y है? सेकंड पे सो 1 कॉमा जस्ट 1,0 एक पेयर है जो सेटिस्फाई करेगा इसको, तो प्रोबेबिलिटी है 1/8 इज द आंसर। ठीक है, तो यहां मैंने ज्वाइंट, तो डिस्क्रीट में स्टैंडर्ड जरूरत नहीं है, डिस्क्रीट डायरेक्टली। ये कैसे किया मैंने, तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx t1x प्लस t2y, दिस इज समेशन e की पावर t1x प्लस t2y, प्रोबेबिलिटी x इज x, y इज y। तो यही मैं पहचान रहा था, देखो समेशन ओवर x, समेशन ये देख रहा था कि t1 के साथ कौन सा नंबर है वो x होगा, t2 के साथ जो नंबर है y होगा। तो यहाँ t1 के साथ 1 है, t2 के साथ 1 है, तो xy 1 1 है, और बाहर जो है प्रोबेबिलिटी है 1 1 पे। यहाँ t1 के साथ नंबर नहीं है, 0 t1 है प्लस 1 t2 है, तो 0 1 हो गया ये, और यहाँ प्रोबेबिलिटी 3/8 है। इस तरह से पहचानना है आपको यहाँ देख के। सेम 1 वेरिएबल चल रहा था, ठीक है। तो आज हमने मेनली डिस्कस किया है ज्वाइंट MGF, ज्वाइंट मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो कंटिन्यू करेंगे तो आप इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, कोई बुक, कोई भी जो भी बुक फॉलो करते हैं आप, गोताखोर वाली बुक देख लीजिए, कोई भी ज्वाइंट MGF वाला एक बार टॉपिक जस्ट गो थ्रू हो जाएगा, रीड कर लो, डेफिनेशन एग्जांपल्स देख लो, असाइनमेंट भी ट्राई कर सकते हो आप। ये सो एक बार है ना, कोई भी बुक से जस्ट गो थ्रू हो जाओ कि सो हमने देखा कि ज्वाइंट MGF, ये अगले क्लास में ये स्टार्ट करूंगा, कंडीशनल मोमेंट, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पार्ट में ऑलरेडी कर चुका हूं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव, गामा, नॉर्मल यूजिंग MGF से प्रूफ आएगा। ये जब मैं वहां पढ़ा रहा था यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बता दिया था कि सम ऑफ 2 बाइनोमियल आएगा, है ना, इस तरीके सम ऑफ 2 पॉइजन इज पॉइजन। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, और MGF से उसका प्रूफ आ जाता है, तो वही कहना। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ यूनिवेरिएट में ही, और बस ये तो मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में ये थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल मोमेंट, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस ये करा के तो नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगले 2-3 क्लास तक हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो आप अगर ड्राइव में जाएंगे तो जो टॉपिक वाइज असाइनमेंट है ना, PY की टॉपिक वाइज असाइनमेंट फोल्डर है, उसमें आप चेक कर सकते हैं मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे 5-6 कम से कम असाइनमेंट होगा। आप पहले PY की जैम MS गेट ST वाला पहले ट्राई कीजिए, फिर बाकी भी ट्राई कर सकते हैं, और फिर वो हम अभी एक बार नेक्स्ट क्लास में थ्योरी कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग उसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट के क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।